गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घर पर हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, सेफ हैं और सुरक्षित हैं। बच्चों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो हिंदी व्याकरण जो हमारा सब्जेक्ट है वो अथाह ज्ञान का भंडार है। अथाह ज्ञान का भंडार मतलब हिंदी व्याकरण में, या यूँ कह लें कि हमारा जो हिंदी सब्जेक्ट है इसमें अथाह ज्ञान का सागर है, अथाह ज्ञान का भंडार है, जिसमें हमें रोज नित नई अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, नई नई जानकारियाँ सीखने को मिलती हैं। हिंदी विषय एक ऐसा विषय है बच्चों जिसको आप जितना अभ्यास करोगे वो उतना ही ज़्यादा आपको आसानी से लगने लग जाएगा। बच्चों हिंदी विषय के अंतर्गत ही कुछ विधाएं हमने पढ़ी थी। जैसा कि हम हिंदी विषय के अंदर हम साहित्य पढ़ते हैं। साहित्य जो है उसमें गद्य भी होता है जिसमें स्टोरीज आती हैं, जिसमें निबंध आते हैं, जिसमें रिपोर्टाज आती हैं, जिसमें संस्मरण आते हैं, जिसमें कहानियाँ आती हैं। अब आज अगर हम बात करें तो आज हम बात करेंगे पद्य यानी कि काव्यांशों की। हिंदी विषय के अंतर्गत पद्य जिसमें आप पोयम्स के अलावा छोटे छोटे छंद होते हैं, पद्य होते हैं, उसके अलावा दोहे होते हैं और कई बार जो है छायावाद में लिखी जाने वाली पोयम्स होती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये पद्य कहलाती हैं, यानी कि पोयम्स का। हिंदी साहित्य के जो दो खंड होते हैं उसमें पहला खंड होता है गद्य खंड और दूसरा खंड होता है पद्य खंड। हमारे एग्जाम पैटर्न में इन दोनों खंडों को प्रॉपर तरीके से मान्यता प्रदान की गई है। और जैसा कि आप सभी जानते हो आपका जो एग्जाम पेपर होता है उसके अंतर्गत अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश आते हैं। हमने पिछली क्लास में अपठित गद्यांशों के बारे में बात की थी और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अपठित काव्यांश या पद्यांशों के बारे में। बच्चों ये काव्यांश या ये पद्यांश क्या होते हैं। काव्यांश का मतलब काव्य यानी कि पोयम का एक कोई सा भी अंश। एक बार हम दोबारा से अपठित शब्द का मतलब समझते हैं। अपठित, इसमें उपसर्ग है और पठित इसमें मूल शब्द है। शब्द का मतलब होता है बिना और पठित शब्द का मतलब होता है पढ़ा हुआ। तो बच्चों अपठित शब्द का कंबाइंड अर्थ क्या हुआ, बिना पढ़ा हुआ। यानी अपठित शब्द जो है उसका अर्थ हुआ बिना पढ़ा हुआ, जो आपने पढ़ा नहीं है। अब पढ़ा नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कभी पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन नहीं, पढ़ा नहीं है इसका मतलब ये है कि आप इसे अभी अपनी इस क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं, बाद में कभी भविष्य में आपको इसको ज़रूर से पढ़ना होगा। बच्चों आज की क्लास में जो हम चर्चा करने वाले हैं वो हम इन टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं, इन बातों पर चर्चा करने वाले हैं कि गद्य और पद्य में क्या अंतर होता है। मैंने आपको बताया गद्य के अंतर्गत कहानियाँ, संस्मरण, रिपोर्टाज यानी कि जो पूरे के पूरे पैराग्राफ्स होते हैं वो आते हैं गद्य खंड के अंतर्गत। वहीं पद्य खंड के अंतर्गत आती हैं पोयम्स, दोहे, सोरठे, छंद, छायावादी कविताएं इत्यादि। जब हम बात करते हैं गद्य और पद्य क्या होते हैं तब हमें समझ में ये भी आना चाहिए कि आखिर अपठित शब्द का क्या अर्थ होता है, अपठित शब्द से क्या तात्पर्य होता है। तो मैंने आपको ये भी बताया कि अपठित शब्द से तात्पर्य है बिना पढ़ा हुआ, यानी कि जो आपने पढ़ा नहीं है। उसके बाद आइए आज हम चर्चा करते हैं कि अपठित पद्यांश को हल करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो अपठित पद्यांश या अपठित गद्यांश होते हैं ये हमारे एग्जाम पैटर्न का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हैं और मानकर चलें अगर हम तो बहुत सारे मार्क्स भी इनमें हमें अर्जित करने का, इनमें गेन करने का मौका मिलता है। क्योंकि जो ये वाले मार्क्स होते हैं हमारे ये बिल्कुल सेफ होते हैं, ये हमें बिना पढ़े भी मिल सकते हैं। लेकिन बिना पढ़े मतलब सिलेबस को बिना पढ़े भी मिल सकते हैं, पर सिलेबस में चूंकि ये हमारे टॉपिक्स हैं अपठित पद्यांश और अपठित गद्यांश का, तो इसमें हमें पद्यांश को हल करते समय जो बातें ध्यान रखनी चाहिए जिससे कि आपको पद्यांश में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल सके, उनके बारे में आज मैं आपसे चर्चा करने वाली हूँ। सबसे पहले तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो ये अपठित गद्यांश या जो ये अपठित पद्यांश होते हैं ना, इन अपठित पद्यांश को आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना चाहिए।
आपको इन पद्यांशों को प्रॉपर तरीके से जब पढ़ लोगे, इन पद्यांशों को जब आप अच्छी तरीके से पढ़ोगे, 1 बार 2 बार 3 बार, तो ये धीरे धीरे आपके माइंड में सेट होते चले जाएंगे, आपको समझ में आएंगे। आपको समझ में आने पर आप उनको समझने की और अच्छी तरीके से कोशिश करोगे, और जब आप उनको अच्छी तरीके से पढ़ लोगे, अच्छी तरीके से समझ लोगे, तो आप उनके क्वेश्चंस के आंसर्स को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। साथ ही साथ में बच्चों एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि प्रत्येक प्रश्न को, यानी कि अपठित पद्यांशों का या अपठित गद्यांशों का प्रत्येक प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ना है। और फिर अब वो प्रश्न जो है वो विलोम शब्द से रिलेटेड हो सकता है, वो प्रश्न अर्थ से संबंधित हो सकता है, तुकांत शब्दों से संबंधित हो सकता है, पर्यायवाचियों से संबंधित हो सकता है, भावार्थ पूछा जा सकता है आपसे पंक्ति का, किसी भी तरीके का ये क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछा जा सकता है पद्यांशों के अंतर्गत। आपको क्या करना है, प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, और प्रश्न को ध्यान से पढ़ने से पहले आपको पद्यांशों को ध्यान से पढ़ना है। जब आप पद्यांश को ध्यान से पढ़ोगे, वो आपको समझ में आ जाएगा, तो आप ऑटोमेटिकली अपने प्रश्नों को आराम से कर पाओगे। और फिर ये जो संबंधित उत्तर है, इसको आप टिक कर लो। मान लीजिए तुकांत शब्द है, तो आप उस तुकांत शब्द को अंडरलाइन करें। अगर आपसे विलोम शब्द पूछा जा रहा है, तो आप विलोम शब्द को अंडरलाइन करें। यानी आप जितना ज्यादा अच्छी तरीके से इसको पढ़ोगे, उतना ही ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको इसके आंसर्स लिखने में कोई समस्या नहीं आएगी। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है मेरे प्यारे बच्चों, और वो क्या है कि आपको जो इनके उत्तर हैं, ये उत्तर छोटे छोटे और सटीक भाषा में देने हैं, यानी जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही लिखें। प्रश्नों के उत्तर देने में आपको जितनी रिक्वायरमेंट है, जितना आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप सिर्फ उतना ही लिखो, उससे ज्यादा नहीं लिखना है आपको। अगर आप उससे ज्यादा लिखोगे तो हो सकता है आंसर्स क्लैश हो जाए। इसीलिए उत्तर छोटे छोटे और सटीक भाषा में देने हैं आपको। उसके बाद में आती है बारी शीर्षक देने की। आपको शीर्षक देने के लिए भी लगातार बार बार आपको पढ़ना है। सबसे पहले तो जब तक आप बार बार उसको पढ़ोगे नहीं, उस पैसेज को, अनसीन पैसेज को, अनसीन पोएट्री साइड पैसेज को, तब तक आपको वो अच्छी तरीके से समझ नहीं आएगा। और आपको लग रहा है कि आप उसका शीर्षक देने में थोड़े से अनकंफर्टेबल हो, तो सबसे पहले शीर्षक देने वाला जो ये टॉपिक है, ये जो शीर्षक देने वाला जो काम है, इसको आप अपने रफ पेज पर कर सकते हो। अगर आप अपनी कॉपीज में कर रहे हो तो आंसर में, अगर आप क्वेश्चन आंसर अगर आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो, तो वहां आपको इसके लिए माइंड मेकअप करके रखना पड़ेगा। उससे पहले आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो एक बार बच्चों दोबारा से देखिए कि गद्य क्या होते हैं। गद्य होते हैं जिनमें स्टोरीज होती हैं, जिनमें कहानियां, रिपोर्टाज, संस्मरण, यात्रा वृतांत, ये सारी चीजें होती हैं। वही पद्य होते हैं पोएट्री साइड्स, यानी कि हिंदी साहित्य की दो विधाएं होती हैं, पहली गद्य और दूसरी पद्य। अपठित शब्द से मतलब होता है बिना पढ़ा हुआ। बिना पढ़ा हुआ मतलब एक तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, पर उससे रिलेटेड चीजें आप भविष्य में कभी ना कभी अपने सिलेबस में जरूर पढ़ोगे। उसके बाद आता है पद्यांश को हल करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हमें पद्यांश को हल करते समय 1, 2, 3, 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, पद्यांश को पढ़ना है आपको अच्छी तरीके से, और जब इस पद्यांश को आप अच्छी तरीके से पढ़ लो तो उसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि जितना आप अच्छी तरीके से आप उस पद्यांश को पढ़ोगे, उतना ही क्लियर आपके माइंड में उस पद्यांश के आंसर्स होते चले जाएंगे। पद्यांश को जब आप पढ़ोगे 2 से 3 बार, तो ऑटोमेटिकली आपको उसका अर्थ समझ में आने लग जाएगा। प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और संबंधित उत्तर रेखांकित कर लें। हर एक क्वेश्चन आप ढंग से पढ़ो, हर एक क्वेश्चन को आप पॉजिटिवली अच्छी तरीके से पढ़ो, और जब आप प्रत्येक प्रश्न को ढंग से पढ़ लोगे तो संबंधित रेखांकित उत्तर को आप आसानी से अंकित कर सकते हो। वो प्रश्न तुकांत शब्दों से संबंधित हो सकता है, विलोमों से संबंधित हो सकता है, शब्द का अर्थ पूछा जा सकता है, पर्यायवाची हो सकता है, भावार्थ पूछा जा सकता है पंक्ति का, यानी कि इनमें से कोई सा भी प्रश्न आप कर लोगे। कब? जब आप पद्यांश को ध्यान से पढ़ोगे। उसके बाद उत्तर आपको छोटे छोटे और सटीक भाषा में देने हैं, यानी कहने का मतलब ये है जितनी रिक्वायरमेंट है आपको उतने ही आंसर्स लिखने हैं, रिक्वायरमेंट से ज्यादा आंसर्स आपको नहीं देने हैं।
तत्पश्चात शीर्षक देना होता है आपको। अगर आपको शीर्षक देना है तो शीर्षक देने से पहले बार बार उस पद्यांश को पढ़ लें, उस पद्यांश के बारे में मनन करें, उस पद्यांश के बारे में समझने की कोशिश करें कि आखिर ये पद्यांश हमें कहना क्या चाह रहा है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको पढ़ोगे उतना ही आसानी से आप इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर पाओगे। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो टॉपिक मैंने आपको अभी क्लास में एक्सप्लेन किया है, इस टॉपिक का आप एग्जाम में विशेष तौर पर ध्यान रखोगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि व्याकरण की जो ये इतनी सारी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको तब तक फ्रूटफुल नहीं हो सकती हैं जब तक कि आप इसकी प्रैक्टिस ना करो। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, मैं आपसे बार बार यही निवेदन कर रही हूँ कि जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, जो भी चीज़ें आपको क्लासरूम टीचिंग में पढ़ाई जाती हैं, उन सारी की सारी चीज़ों को आप पॉजिटिवली कंप्लीट करो। क्योंकि अगर आप उन सारी चीज़ों को पॉजिटिवली कंप्लीट करोगे तो आपको पॉजिटिवली रिजल्ट भी मिलेगा। तो आज के इस सुविचार के साथ करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान, मैं अपनी कक्षा को विराम देती हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।